नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके साथ। इस बार पिछली बार की तरह हम फिर अच्छी अच्छी खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। अगर मेरी बातें, मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर भी करें अपने ग्रुपों में। थैंक यू। और अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। अच्छी खबर वही है पहली तो कि राम मंदिर का शिलान्यास जो है वो 5 अगस्त 2020 को जो होना तय हुआ था वो होगा। लोग भले उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मुहूर्त सही नहीं है, कोरोना काल है वगैरह वगैरह, पर हमारे प्रधानमंत्री जी का मूड अभी तक बदला नहीं है, इसलिए वो शिलान्यास उसी वक्त और उसी तारीख को होगा, ये तय है। हमारी वायुसेना जो काफी सालों से मांग कर रही थी कि उसे एक फाइटर प्लेन की जरूरत है, तो उसकी ताकत को और मजबूत करने के लिए फाइनली राफेल हिंदुस्तान आ गया। इससे हमारे देश की वायुसेना की शक्ति काफी बढ़ गई। इसके लिए हम अपनी हिंदुस्तानी वायुसेना को मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि अब वो हमारे देश की रक्षा में और बड़ी भूमिका निभाएगी और हमारे देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखेगी। कुछ लोगों का कहना है कि 136 की जरूरत थी, 6 भी नहीं आए, 5 आए हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। भैया मैं तो ये कहता हूं कि जीरा तो है, पहले तो वो भी नहीं था, तो उसका जश्न मनाइए। और जश्न हमारे मीडिया ने मनाया। उसके आने पर, राफेल के आने पर जो रिपोर्टिंग हुई है, जो जश्न मनाया है, मजेदार बात यह है कि उस रिपोर्टिंग को देखकर तो फ्रांस कंफ्यूज हो गया, बेचारा परेशान हो गया है। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई राफेल के आने पर कि राफेल जो है वो उड़कर हिंदुस्तान पहुंच गया। इससे पहले जो प्लेन आए थे, जब भी कभी फाइटर प्लेन आए थे, वो क्या पैदल चलकर आए थे कि उड़कर आ गया। उसके बाद कि राफेल के आते ही चीन, पाकिस्तान हो गए परेशान। ड्रैगन डर के भागा, ड्रैगन के पसीने छूट गए, पाकिस्तान की नानी मर गई, भौकाल आया हुआ है पाकिस्तान में। ये इस तरह की अजीब अजीब तरह की और जो हेडलाइंस चली, तो फ्रांस के तो यही समझ में नहीं आया कि भैया मैंने तो अभी इन्हें 5 ही दिए हैं, तो पूरा एशिया हिला के रख दिया से हिंदुस्तान ने। मैं तो इसे बनाता हूं, मुझसे भी इतना लोग नहीं डरते, हिंदुस्तान से इतना डरने लग गए। खैर, दूसरी बात से पहले एक और बात कि जिस मीडिया ने 5 राफेल के आने पर इतना बड़ा वेलकम किया है, उनके लिए यह खबर है कि कतर हिंदुस्तान के मुकाबले के एक इतना सा देश है, उसके पास 36 राफेल हैं सर, 36 राफेल। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि इस सरकार ने लोगों के सरकार विरोधी विचारों को रोकने के लिए या देश विरोधी बातें रोकने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेक्शन 66A। प्रजातंत्र में प्रजा के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने प्रशासन, शासन और सरकार के कामों से अगर नाखुश है तो वो अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म से
कह सकते हैं। तो ये उसी अभिव्यक्ति का हनन है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को 66A सेक्शन 66A को खारिज कर दिया है। अब हम जैसे लोग या आम जनता जो अगर शासन से, प्रशासन से त्रस्त है या उसके खिलाफ उसके मन में कोई बात है, उनके कामों से अगर खुश नहीं है, तो अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। ये अब कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन एक मेरी पर्सनल अपील है आप लोगों से कि अभिव्यक्ति की आजादी और द्वेष फैलाने में फर्क होता है, और इसे महसूस कीजिए, इस बात का ख्याल रखिए। मेरे विचार आपके विचारों से अलग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके गालियों का हकदार हो गया, या कोई भी। आपके विचारों से अलग अगर किसी के विचार हैं तो वो उसके विचार हैं, आप उसके काउंटर में अपने विचार रख सकते हैं, उसे गाली नहीं दे सकते, उसे ट्रोल नहीं कर सकते। समाज में अगर कोई सही बात नहीं हो रही है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, ये आपका हक है। प्रशासन के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हिंसा या नफरत फैलाना नहीं आता। तो प्लीज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लीजिए, द्वेष न फैलाते हुए। अगली अच्छी खबर यह है कि सरकार की जनता के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके स्वर मुखर होने लगे हैं। उसके खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ तो यूथ कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। देखा आपने, नंगे होकर उतरे हैं। नंगों से तो भगवान भी भागता है। जनता की यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश की संपत्ति बेचकर देश का भला कैसे होगा, देश की जनता का भला कैसे होगा। अगर वाकई सरकार समझती है कि इससे देश का भला होगा, तो उसे ये सरकार जनता को समझा नहीं पा रही है, और अगर वो समझाने में नाकाम है तो यकीन मानिए ये सरकार नाकाम है, इसकी पॉलिसी नाकाम है। सिंपल सा गणित है आम जनता का। तो इस कोरोना काल में ही करीब 3 करोड़ जॉब जा चुके हैं, और आगे कुछ दिनों में 1.5 करोड़ और जाने की पूरी संभावना है। जब इतनी बड़ी बेरोजगारी इसी साल पैदा हो गई है, इससे पहले भी यही आलम था। प्राइवेट कंपनियां देश का फायदा कम और अपना फायदा ज्यादा सोचेंगी, ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं। दूसरी चीज, सरकारी संपत्ति जब बेची जाएगी तो उसका मतलब है कि वहां पर जो सरकार की नीतियों के हिसाब से जो आरक्षण के नाम पर जो पिछड़े वर्ग को जो संरक्षण प्राप्त था, वो संरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो ये नीति कैसे सही हो सकती है? अगर सही है तो ये जनता को समझाए ये सरकार। लोग कह रहे हैं कि चीजें बनने में 70 साल लगे, आप 7 साल में उसका बंटाधार किए दे रहे हो। ये बात समझाए कि ऐसा नहीं है। 70 साल लगे लेकिन देश समृद्ध हुआ, सुदृढ़ हुआ। आज अगर आप छाती ठोककर 56 इंच की छाती दिखाते हो दुनिया को, तो सुदृढ़ देश में
खड़े होकर ही ये दिखा पाते हो। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जो आपकी बुनियाद मजबूत है, वो पिछले 70 सालों में ही बनी है। आप कितना भी ढोल पीटो के साथ पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, हकीकत इससे बहुत परे है। अगर इन 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ इस देश में, तो आप देश की कौन सी संपत्ति बेचना चाहते हो? क्या बेच रहे हो आज आप उससे और अच्छा कीजिए। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति बेचकर नहीं, अपने दम पर कुछ कीजिए। बनी हुई चीजों को बिगाड़ने की बजाय कुछ नया बनाइए। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIM अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सरदार सरोवर पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतना बड़ा स्टेच्यू आपने खड़ा किया है, वो भी चीन से लाकर ही खड़ा किया है, मेड इन इंडिया नहीं है वो। और जिस सरदार सरोवर पर आपका वो इतना बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो स्टेच्यू आपने खड़ा किया है, वो सरदार सरोवर भी आपकी देन नहीं है। पंडित नेहरू साहब ने उसका शिलान्यास किया था सर। उस परियोजना का शिलान्यास पंडित नेहरू साहब ने किया था। विजन देश को बड़ा बनाने का, देश को सुदृढ़ बनाने का होना चाहिए, कुछ पूंजीपतियों की जेबें भरने का नहीं। राफेल का मेंटेनेंस वो कंपनी करेगी जो दिवालिया है, HAL नहीं करेगी, जो सुखोई जैसे फाइटर प्लेन अपने ही देश में बना रही है। उस सुखोई का तोड़ भी आसपास के देशों के पास नहीं है। उस एक्सपीरियंस कंपनी को राफेल का मेंटेनेंस नहीं, 12 दिन पहले बनी हुई कंपनी अंबानी साहब की, वो मेंटेनेंस संभालेगी उसका, जिसने अभी दो चार दिन पहले ही कोर्ट पे खड़े होकर कहा है कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, करीब करीब मेरे पास कर्जा लौटाने के पैसे नहीं है। वो अंबानी, अनिल अंबानी, वो इतने बड़े फाइटर प्लेन्स की मेंटेनेंस देखेंगे। पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है सर, मोदी साहब, पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अगली अच्छी खबर, हालात जो भी हो हमारे देश के, पर हमारे देश का पूरी दुनिया में रेपुटेशन बड़ा अच्छा है। कैसे? सबूत दूं? लीजिए। जो चीन हमसे गलवान घाटी को लेकर लड़ रहा है, हमारे जमीनी क्षेत्र में घुस आया था, वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है, अड़ा हुआ है वहां पर, वो वहां पर भले हमसे अड़ा हुआ हो, लड़ रहा हो, पर हमें कर्ज देने में वो पीछे नहीं है। ये है हमारी रेपुटेशन। हमारी सरकार ने चीन से $4.5 अरब का कर्ज मंजूर करवा लिया है ना? भले हम लड़ते हैं, बट रेपुटेशन के साथ। उसी तरह से भले हमारे पास इलाज नहीं है कोरोना का, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कोरोना के इलाज के लिए 76 अरब रुपयों का कर्ज मंजूर करवा लिया और ले लिया। ये है रेपुटेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे दिन नहीं आए। अगर अच्छे दिन नहीं आए होते तो हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती और ये कर्जे
इतने बड़े बड़े हमारा दुश्मन भी हमें नहीं देता, है ना। अच्छे दिन आ गए।